हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने वन एग्जाम डॉट इन के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे थे जेआरएफ के लिए, और इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमने डिस्कशन शुरू किया था, जिसके अंदर डिमांड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो शुरुआत में ही कुछ क्लासेस में इरेगुलरिटीज़ हो गई, करीब 7 से 10 दिन जो है डिले हो गया, बीच में गैप आ गया कुछ अनफोर्सिन रीजंस की वजह से। लेकिन अब जो है अपनी क्लासेस कंटिन्यूस चलेगी, और जो निर्धारित समय बताया है आपको, उसी टाइम के अंदर 45 to 60 डेज के अंदर हम अपने कंप्लीट सिलेबस को विथ टारगेट ऑफ जेआरएफ से कम कुछ भी नहीं, ठीक है। और अपनी स्पीड भी धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिकली जो है मैच कर जाएगी। शुरुआत में मैं ज़रूर थोड़ा आपको स्लोली पढ़ाऊंगा। चलिए, डिमांड के बारे में हम पढ़ रहे थे, और डिमांड लॉ जो है मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। मैंने एक चीज़ बताई थी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, डिमांड को जो है क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। प्राइस हो गई कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो उसकी डिमांड को क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फिर कंज्यूमर की इनकम हो गई, फिर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइजेज हो गई, फिर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस हो गया, फिर फ्यूचर की प्राइस एक्सपेक्टेशंस हो गई। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, डिमांड को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है डिमांड को, जो अफेक्ट करता है वो है प्राइस। यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, अगर वो प्राइस क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट के अंदर, वो भी उसके साथ क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी। तो इस संबंध में जो एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, जो क्या कहता है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। और अगर किसी प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस डिक्रीज होती है, तो उसकी डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स लाइक इनकम हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइजेज हो गई, ये अगर क्या है, आपकी कांस्टेंट है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्राइस के साथ, उसकी डिमांड का उसकी प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा। ओके, अगर ये फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस बात के कुछ एक्सेप्शंस भी है, जो हम आगे जाके देखेंगे कि कुछ जगहों पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता। मैं बता देता हूँ एक बार क्विकली। अच्छा, उससे पहले हमने एक पढ़ा था डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा था, अगर हम यहाँ प्राइस लिखें और यहाँ डिमांड लिखें, तो अगर प्राइस मान लो 10 रुपये है तो डिमांड मान लो 100 है, तो ये पॉइंट आ गया। ओके, अब अगर प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, 100 से घट के कुछ कम रह जाएगी। ओके, वहीं अगर प्राइस में गिरावट आती है, 5 रुपये रह जाती है, तो डिमांड जो है वो बढ़ के कुछ और हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो है आता है। इसको बोलते हैं हम क्या, डिमांड कर्व। और ये कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट साइड में डाउनवर्ड स्लोप करता है। और इसके क्या कारण है कि ये डिमांड कर्व ऐसा ही होता है, या क्या रीजंस है कि ये लॉ ऑफ डिमांड ऐसे वर्क करता है। क्यों किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड में कमी आ जाती है, या क्यों कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो उसके हमने कुछ कारण देखे थे। सबसे पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर आप पहली यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको मान लो 100 यूटिलिटी मिल रही है, तो सेकंड पे 100 नहीं मिलके
80 मिलेगी, थर्ड पे और कम मिलेगी। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा डिमांड तभी करेगा जब उसकी अगर कीमत उसको सस्ते में मिलेगी चीज़, तभी वो डिमांड करेगा, क्योंकि उसकी यूटिलिटी उसके लिए क्या है, कम हो चुकी है। पहला मुझे प्यास लगी है, मैं पानी की बोतल के लिए 100 रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन एक बोतल मिलने के बाद मैं दोबारा 100 रुपये देने को तैयार नहीं होऊंगा, क्योंकि अब मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम हो चुकी है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट मुझे सस्ते में मिल रहा है 50 में, तो मैं सोचूंगा ज़रूर खरीद लेना चाहिए। ओके। दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है, प्राइस उसकी कम होती है, प्राइस अगर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इफेक्टिवली कंज्यूमर की इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आज मान लीजिए मेरी मंथली इनकम 10,000 रुपीज़ है, उस 10,000 में से मैं अगर 1,000 रुपये किसी चीज़ पे खर्च कर रहा हूँ, ओके, 1,000 रुपये मैं किसी चीज़ पे खर्च कर रहा हूँ, मान लो मिल्क में 50 रुपये लीटर खरीदता हूँ, और जो है 20 लीटर में महीने के मिल्क परचेज करता हूँ 1,000 रुपये का। अब अगर ये सस्ता हो गया मिल्क, तो क्या होगा, मैं इफेक्टिवली 20 से ज़्यादा लीटर परचेज कर पाऊंगा, 30-40 लीटर परचेज कर पाऊंगा उतने ही 1,000 रुपयों के अंदर। तो मेरी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट, कि उसी इनकम के अंदर अब कंज्यूमर जो है वो क्या खरीद पाएगा, ज़्यादा खरीद पाएगा। और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो इफेक्टिवली उसकी इनकम एक तरीके से क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब वो उसी इनकम में कम खरीदना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो रही है तो हो सकता है उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसके कंज्यूमर यहाँ आ जाए और इसकी डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो कंज्यूमर छोड़ के किस पे चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट डिफरेंट यूजेज। कई ऐसे गुड्स होते हैं, कमोडिटीज होती है जिनके मल्टीपल यूजेज होते हैं, तो जब वो प्रोडक्ट सस्ता होता है तो लोग सारे तरह के यूज करते हैं, और जब महंगा हो जाता है तो लोग यूजेस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिर न्यू कंज्यूमर ग्रुप। जैसे ही कोई प्रोडक्ट क्या हुआ, प्राइस कम हुई, तो कुछ नए कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब सस्ता होने पे वो उसको क्या कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस सब कारणों से हमें ये देखने को मिलता है क्या, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ओके, क्लियर। अब हम लोग इस बात के कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके कुछ एक्सेप्शंस है। किसके, लॉ ऑफ डिमांड। सुनिएगा, सबसे पहला लग्जरी गुड्स। कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। अब गोल्ड और डायमंड के केस में आप देखोगे कि ये जितने महंगे होंगे, या ये महंगे हैं इसीलिए इनकी क्या है, डिमांड है। अगर आज सोना प्रचुर मात्रा में मिल जाए हमें, जैसे पत्थर अवेलेबल है उस तरीके से अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाए, उतना सस्ता हो जाए, तो क्या लोग पत्थर गले में बांध के घूमेंगे, सर पे बांध के घूमेंगे? नहीं। ये लग्जरी है, ये महंगे हैं, ये प्रेस्टिजियस है, इसी वजह से इनकी क्या है, डिमांड है। क्लियर बात। तो अगर ये चीज़ें सस्ती हो गई, सस्ती का मतलब ये नहीं कि मान लो अभी 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है एक तोला, 50 से 45 हो गई, और आप कहोगे साहब डिमांड भी कम होगी। 50 से 45 होने पे तो डिमांड बढ़ेगी, लोगों को पता है, क्योंकि इसकी प्राइस फ्यूचर में फिर से बढ़ने वाली, अभी सस्ता हुआ है। मैं कह रहा हूँ अगर ये 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से घट के 500 रुपये किलो ही हो जाए, तो इनकी कोई डिमांड नहीं रहेगी। समझ रहे हो बात को? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, तो एक्सेप्शन का मतलब वो सारी स्थितियां जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये एक वो स्थिति है, अगर लग्जरी गुड्स लग्जरी ना रहे तो वो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वहां पे आप देखोगे कि इनकी प्राइस कम हुई तो इनकी डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा, पहला तो हो गया लग्जरी। सेकंड,
एक होते हैं गिफन गुड्स। अब ये गिफन गुड्स आप यूँ समझ लीजिए, ये बहुत ही क्या है, इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स, इंफीरियर क्वालिटी। बेसिकली ये जो गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके नाम पे है। एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। उनका नाम ही क्या था, गिफन। इन्होंने यूके के अंदर, इंग्लैंड के थे ये, इन्होंने कुछ देखा कि वहाँ के जो मजदूर है, वहाँ के जो मजदूर है, मान लो वो मंथली 1000 रुपये कमा रहे हैं। कितने, 1000 रुपीज। ओके, इस 1000 रुपये में वो क्या करते हैं, मान लो 200 रुपये तो हटा दीजिए कपड़ों के लिए, रहने के लिए, पीछे 800 रुपये किस पे खर्च करते हैं, फूड पे खर्च करते हैं, खाने पे। गरीब मजदूर है। अब इस 800 में से 600 रुपये की वो क्या परचेज करते हैं, ब्रेड। वहाँ क्या चलती है, ब्रेड, सबसे सस्ता खाना है। 200 रुपये का वो क्या परचेज करते हैं, मीट। सप्ते में एक बार या महीने में एक आध बार मीट भी खाते हैं। अब इन्होंने देखा, गिफन भाई साहब ने, क्या कि ब्रेड क्या हो गई, सस्ती हो गई, इसकी प्राइजेस क्या हो गई, डाउन हो गई। तो कायदे से लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मान लो ब्रेड का एक पैकेट 6 रुपये में मिलता है, तो ये 600 रुपये ब्रेड पे खर्च करते हैं। इनका मतलब इनको 100 पैकेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, 6 रुपीज़ पर पैकेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल महीने के 100 पैकेट ये खर्च करते हैं अपने खाने के लिए। ब्रेड सस्ती हो गई, 6 से घट के मान लो 4 रुपये पैकेट रह गई। एक पैकेट कितने में आने लग गया, 400। अब इनको 100 पैकेट की खपत के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, 400 रुपये ही खर्च करना पड़ेगा। कितना, 400। बच कितना गया, टोटल बजट था इनका 800, 400 रुपये बच गए। अब ये मजदूर क्या, इन्होंने क्या किया, मजदूरों ने जो मीट पहले ये महीने में एक आध बार खा रहे थे, वो मीट इन्होंने ज़्यादा परचेज करना शुरू कर दिया। 400 रुपये का, 500 रुपये का इन्होंने क्या खरीद लिया, मीट। और ब्रेड जो पहले 100 किलो, अब क्योंकि मीट जा रहा है तो ब्रेड का कंजम्पशन क्या हुआ, कम हुआ। तो ये 100 की बजाय हो सकता है पीछे 80 पैकेट ही खर्च करने लगे। तो 80 × 4 रुपये अगर करें तो 320 रुपये। तो इधर तो ब्रेड सस्ती हुई, ब्रेड की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ इनवर्स रिलेशन नहीं, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन उनको देखने को मिला। इसकी उल्टी स्थिति अगर हुई, ब्रेड क्या हो गई, महंगी हो गई, ब्रेड की प्राइसेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कायदे से डिमांड कम होनी चाहिए थी। अब इनको क्योंकि 100 पैकेट तो खरीदने हैं, मान लो 6 से 8 रुपए का हो गया एक पैकेट, तो अब इनका 800 रुपये पूरा जो है वो क्या हो गया, यहीं पे खर्च हो गया। तो इन्होंने मीट बिल्कुल बंद कर दिया, और ये मीट की जगह जो पैसे बच रहे हैं उससे भी ये ब्रेड, क्योंकि अब तो गुजारा करना ज़रूरी है, तो इन्होंने ब्रेड का कंजम्पशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इन्हें क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स बोलते हैं, जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। और गिफन गुड्स होने के लिए 2 शर्तें होती है। पहला, गुड्स कैसे होने चाहिए, इन्फीरियर क्वालिटी के, मतलब सस्ते गुड्स है, बाजरा हो गया, ब्रेड हो गई। प्लस क्या सारे इन्फीरियर गुड्स गिफन गुड्स है, नहीं। प्लस ये क्या करते हैं, कंज्यूमर का जो बजट है टोटल, उसमें इनका सब्सटेंशियल पोर्शन है, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, 1000 में से 800 रुपये, करीब 80% ये खाने पे खर्च कर रहे हैं, उसमें भी 600 रुपये ब्रेड पे, यानी करीब 60% अपना इनकम का यहाँ खर्च करते हैं। तो अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है, क्या कोई इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है, प्लस
उन गुड्स के ऊपर कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा अगर खर्च कर रहा है, तो वहां ऐसा होगा कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड घटेगी, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके। अगर सिर्फ इंफीरियर गुड्स है, कंज्यूमर के बजट में उनका सब्सटेंशियल हिस्सा नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महीने का 1 लाख रुपया कमाता है और ब्रेड 6 रुपए पैकेट में वो खरीद रहा है, ब्रेड सस्ती हो गई तो हो सकता है वो ज्यादा खरीदे, क्योंकि उसकी इनकम का बहुत ही छोटा सा आधा 1% पैसा ही सिर्फ उस ब्रेड पे खर्चा हो रहा है। तो हो सकता है पहले वो 1 पैकेट 2 पैकेट खरीदता डेली, अब वो बहुत सस्ता हो गया 3 पैकेट खरीद ले, तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सिर्फ इंफीरियर गुड्स होना अकेली शर्त नहीं है, गिवन गुड्स होने के लिए आपको दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, इंफीरियर प्लस वो कंज्यूमर के बजट के अंदर सब्सटेंशियल पोर्शन होना चाहिए। अब सब्सटेंशियल कितना है ये कहीं डिफाइंड नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूं एक साथ में, सुनिएगा ध्यान से। 2 कॉन्सेप्ट, किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी डिमांड। ओके, अगर हम इसको डिमांड कर्व के ऊपर दिखाएं, ग्राफिकली अगर हम इसको प्रेजेंट करें, यहां क्या शो करेंगे हम, प्राइस, इधर शो करेंगे हम क्या, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, कि अलग अलग प्राइसेस पे क्या डिमांड रहने वाली है। तो फॉर एग्जांपल ये कुछ हमने फॉर एग्जांपल 10 रुपए है, क्या प्राइस, 10 रुपए प्राइस है, तो डिमांड कितनी है, 100। ओके, अगर प्राइस बढ़ के कितनी हो रही है, ऊपर जा रही है, 15 रुपए हो रही है, डिमांड क्या होगी, कम होगी, मान लो ये 80 ही रह गई, 80 ही रह गई, ये यहाँ आ गया। और प्राइस बढ़ रही है तो और डिमांड कम हो जाएगी, वहीं प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कम हुई 2 रुपए रह गई तो और डिमांड बढ़ गई। तो अल्टीमेटली ये कुछ इस तरीके से कर्व हमको देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिमांड कर्व। अब सुनिएगा, ये जो डिमांड कर्व है, जहां पे पहले डिमांड कहाँ थी, ये पॉइंट पे थी, जब 10 रुपए प्राइस थी 100 डिमांड हो रही थी। ओके, ये लेवल था। अब सुनिएगा, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड क्या हो गई, यहां से डिक्रीज हो गई, कम हो गई, इस पॉइंट पे चली गई और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, जैसे ही प्राइस क्या हुई, यहां से इंक्रीज हुई। तो ये जो डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया, सॉरी ऊपर मूवमेंट हो गया, पहले डिमांड यहां थी, यहां से मूवमेंट इसका इधर हो गया। अगर प्राइस कम होती है इधर, तो अब ये डिमांड कहाँ आ जाएगी, यहाँ, तो इधर मूवमेंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं कि जो डिमांड कर्व है आपका, उसी पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, या तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है या ये पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है। मान लो और बढ़ते बढ़ते और ये कुछ प्राइस हो गई, तो ये और डिमांड यहाँ ये पॉइंट पे आ जाएगी। तो जो डिमांड कर्व है आपका, अगर उस डिमांड कर्व के ऊपर ही क्या हो रहा है, पॉइंट्स में मूवमेंट हो रहा है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। ओके, क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। क्लियर?
मूवमेंट क्यों होता है बताओ? प्राइस में चेंज की वजह से। किस वजह से? जब प्राइस में क्या हो, प्राइस बढ़ रही है घट रही है, तो उसी डिमांड कर्व के ऊपर क्या होगा? मूवमेंट होगा। वहीं दूसरी स्थिति, वहीं सेकंड स्थिति देखिए, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है। फॉर एग्जाम्पल, वही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या बन गया आपका? डिमांड कर्व बन गया। ओके, अब समझिएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस यथावत है। कंज्यूमर की क्या हो गई? इनकम बढ़ गई। अचानक से क्या हो गई? इनकम बढ़ गई। पहले मान लो ये 10,000 कमाता था, अब 15,000 कमाने लग गया। तो प्राइस तो प्रोडक्ट की अब भी 10 रुपए है, जिसपे पहले वो 100 क्वांटिटी खरीद रहा था। लेकिन क्योंकि अब इनकम बढ़ गई, तो कंज्यूमर जाहिर सी बात है क्या करेंगे? ज्यादा परचेज करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। तो इसी 10 रुपए की प्राइस पे, प्राइस में कोई बदलाव नहीं है। अब वो कितना खरीदेगा? मान लो 120 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, प्राइस अभी भी 10 रुपए है। ये पॉइंट यहां आ गया, तो एक नया डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। एक नया डिमांड कर्व क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये थी प्राइस और ये डिमांड थी, ये पॉइंट पे थी। अब प्राइस तो अभी भी वही है, 15 रुपए 50, लेकिन इनकम क्या हो गई? कंज्यूमर की बढ़ गई। तो अब उसी 15 रुपए पे वो क्या कर रहा है? कुछ क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहा है, 80-90 खरीद रहा है। तो ये पॉइंट यहां आ गया। तो ये क्या हो गया? डिमांड कर्व का शिफ्टिंग हो गया। पहले ये डिमांड कर्व 1 था, अब ये नया डिमांड कर्व 2 हो गया। डिमांड कर्व क्या हो गया आपका? शिफ्ट हो गया। या तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड। राइट वर्ड शिफ्ट हुआ मतलब डिमांड क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, मतलब इनकम बढ़ी होगी, इसीलिए राइट वर्ड है। अगर इनकम कम हो गई, मान लो 10,000 से 5,000 ही रह गई, तो आप 10 रुपए में पहले जहां कितना खरीद रहा था बताओ? 100 क्वांटिटी खरीद रहा था, अब उसी 10 रुपए में हो सकता है ये 50 खरीदे। तो ये डिमांड कर्व क्या हो गया? इधर आ गया। मेरी बात समझे? तो राइट वर्ड डिमांड का शिफ्ट होना मतलब डिमांड का इंक्रीज होना। लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट हो रही है इस साइड में, तो डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब मैं पूरी चीज आपको दोबारा से एक साथ में समझा देता हूं। रीजंस फॉर चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होने के क्या क्या रीजंस है? ओके, पहला तो है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर प्रोडक्ट की क्या हो जाए? प्राइस ही चेंज हो जाए। दूसरा कारण है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जो अदर फैक्टर्स है, जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। अगर उनमें चेंज आ रहा है, एक तो प्राइस की वजह से, हमने देखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या तो प्राइस की वजह से या दूसरे वाले फैक्टर्स की वजह से। समझिएगा, अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो क्या होगा? जो डिमांड कर्व है, जो डिमांड कर्व है हमारा, ये डिमांड कर्व के ऊपर ही क्या होगा? मूवमेंट होगा। इसी डिमांड कर्व पे क्या होगा? मूवमेंट होगा। पहले प्राइस ये थी, P0 थी, तो ये Q0 थी, मतलब एक कुछ क्वांटिटी देख रहे हैं, मान लो 10 रुपए थी, 100 थी। अब अगर प्राइस बढ़ के P1 हो गई, तो ये क्वांटिटी Q1 हो गई। अगर P2 हो गई, तो क्वांटिटी बढ़ के Q2 हो गई।
तो जो डिमांड कर्व है उसी के ऊपर मूवमेंट हो रहा है, या तो ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। जो डिमांड है वो या तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है या नीचे की। तो ये क्यों होता है? जब प्राइस की वजह से क्या हो, चेंज हो। जब प्राइस की वजह से चेंज होता है तो कभी भी नया डिमांड कर्व क्रिएट नहीं होगा, कभी भी नया डिमांड कर्व क्रिएट नहीं होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा। उसी डिमांड कर्व के ऊपर क्या होगा, मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्लियर? वहीं अगर दूसरे फैक्टर से, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर्स कैसे, लाइक इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, इन वजह से। एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो डिमांड कर्व है आपका, ये क्या है, डिमांड कर्व है। ओके, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व 0 नंबर। अब ये प्राइस पे ये क्वांटिटी, ये प्राइस पे ये क्वांटिटी, ये प्राइस पे ये क्वांटिटी। ओके, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी शो कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल प्राइस अभी भी सेम है, प्राइस जो थी वो अभी भी सेम है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई, अचानक से इंक्रीज हो गई। तो अब इसी प्राइस पे वो क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। ये पॉइंट यहां आ गया। या जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, हमारी प्राइस तो अभी भी 10 रुपए ही है, सब्स्टिट्यूट कॉफी की, हमारा चाय की बात कर रहे हैं, 10 रुपए में ही चाय मिल रही है, कॉफी 15 रुपए की हो गई। तो कॉफी वाले छोड़ के अचानक चाय पे आ गए, तो 10 रुपए में ही अब कॉफी चाय की इतनी ज्यादा क्वांटिटी बिक रही है। या फ्यूचर में हमें लग रहा है क्या, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो आज 10 रुपए में अचानक डिमांड बढ़ गई, तो कुल मिला के एक नया डिमांड कर्व जो है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया, या इस साइड या नीचे की साइड। तो इधर अगर आ रहा है तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग, इस साइड अगर जा रहा है इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट हो रहा है इसका मतलब डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर? ओके ओके। अब सुनिएगा इनके नाम, मैंने ग्राफिकली आपको समझा दिया, आप खुद एग्जाम्पल लेके सोच सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके, प्रैक्टिकली कुछ डाटा लेके आप इसी चार्ट को, ग्राफ को बना सकते हैं। अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। ओके, या इसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वहीं अगर दूसरे फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर? या क्या बोलेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, डिमांड। ये शब्दों का फर्क समझिएगा। अगर लिखा आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड तो आप क्या समझोगे कि कोई और फैक्टर्स की वजह से चेंज हुआ है। वहीं अगर क्वांटिटी डिमांडेड लिखा आ रहा है तो मतलब प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट मेरा कुछ सवाल है, उसके जवाब दे दीजिए। ठीक है,
डिमांड कर्व अपवर्ड मूवमेंट हुआ। डिमांड कर्व में क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट हुआ। बताइए प्राइस में क्या चेंज आया होगा? सोचिए, डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हुआ, बताइए क्या चेंज आया होगा? किसमें? प्राइस में। ये डिमांड है, अपवर्ड मूवमेंट, इधर डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब हुआ क्या? पहले मान लो ये थी डिमांड, अब इधर आ गया पॉइंट, मतलब डिमांड जाहिर सी बात है कम हुई है। इसका मतलब डिमांड कम कब होती है? जब प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो प्राइस क्या हुई होगी? इंक्रीज हुई होगी। क्लियर है? वहीं अगर आपसे पूछा जाए डाउनवर्ड मूवमेंट आया है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब ये डिमांड कर्व है, पहले ये पॉइंट था, अब इधर आ रहा है पॉइंट, इसका मतलब प्राइस कम हुई है, डिमांड क्या हुई है? बढ़ी है। प्राइस क्या हुई है? घटी है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट का कारण क्या हो सकता है? प्राइस का कम होना। और बताइए जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड में, बताइए इसके क्या रीजन हो सकते हैं? लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, क्या कारण हो सकते हैं बताओ? नंबर 1 कारण लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब पहले ये डिमांड कर्व था, अब ये इधर आ गया डिमांड कर्व, ये DC0 DC1 ये इस साइड आ गया। बताओ पहले ये प्राइस पे इतनी क्वांटिटी थी, अब उसी प्राइस पे क्वांटिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। लेफ्ट साइड आने का मतलब डिमांड क्या हुई है? डिमांड कम हुई है। लेफ्ट आने का मतलब डिमांड कम हुई है। भाई यहाँ हम डिमांड दिखाते हैं, पहले ये थी अब इधर आई, मतलब कम हुई है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बताओ? इनकम डिक्रीज हुई होगी, भाई अब 10 रुपये में ही पहले 10,000 इनकम थी, अब कम हो गई तो कम खरीद रहा है। दूसरा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट क्या हो गया होगा? सस्ता। चाय 10 रुपये की, कॉफ़ी 5 की हो गई, तो चाय वाले छोड़ के कॉफ़ी पे चले गए। तीसरा फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है क्या? सस्ता होना, उम्मीद है कि सस्ता हो जाएगा, तो लोग वेट कर रहे हैं, अभी नहीं खरीद रहे हैं, सस्ता होगा तब खरीदेंगे। या कोई चीज़ आउट ऑफ टेस्ट हो गई, प्रेफरेंस से क्या हो गई? पैशन से बाहर हो गई है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। आप सोचिए, लॉजिकली क्लियर हो जाएगी। वहीं अगर मैं सवाल पूछूं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट राइट साइड शिफ्ट हुआ है, डिमांड करो क्या कारण है? तो राइट होने का मतलब डिमांड क्या हुई है? बड़ी है। भाई ये डिमांड कर्व है, इधर शिफ्ट हुआ है, मतलब पहले जिस प्राइस पे इतनी खरीदते थे अब उसी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। क्वांटिटी क्या हुई है? प्लस हुई है। क्वांटिटी डिमांड की क्या हुई है? बढ़ी है। डिमांड की क्वांटिटी कब बढ़ती है? जब इनकम क्या हुई होगी? इंक्रीज। सब्सटीट्यूट क्या हो गया होगा? महंगा, तो वो छोड़ के यहाँ आ गए। फ्यूचर में उम्मीद है कि महंगा हो जाएगा, तो लोग आज खरीद रहे हैं ज़्यादा, तो डिमांड बढ़ी है। तो डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो सारे आप बता सकते हैं। ओके, बस ये शब्दों का खेल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मूवमेंट कहलाता है, ये शिफ्टिंग कहलाता है। ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिमांड, ये इंक्रीज डिक्रीज कहलाता है। ओके, इसको बोलते हैं एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कौन सा? प्राइस वाला जो होता है उसको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वहां बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज।
ये एक्सपांशन हुआ, इधर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन का मतलब फैलाव, मतलब डिमांड क्वांटिटी पहले ये थी, अब ये हो गई। ओके, इसको बोलते हैं एक्सपांशन। ऊपर की तरफ जो जाता है अपवर्ड, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चेंज इन डिमांड अदर देन प्राइस होता है तो चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब बोलते हैं? जब दूसरे सारे फैक्टर्स में से किसी में चेंज हुआ हो। अब नेक्स्ट देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो डिमांड है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, वो कितनी फ्लेक्सिबल है। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डिमांड को हमेशा किसी एक के संदर्भ में देखा जाएगा कि भाई प्राइस की तुलना में डिमांड कितनी फ्लेक्सिबल है। हमने कहा प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। तो इलास्टिसिटी हमें बताता है क्या, कि प्राइस अगर 10% बढ़ रही है तो डिमांड कितनी घटेगी, प्राइस अगर 10% घट रही है तो डिमांड कितने परसेंट बढ़ेगी, कितनी फ्लेक्सिबल है डिमांड। समझ रहे हो बात? या तो ये हो सकता है कि भाई प्राइस अगर 1 रुपए से 10% मान लो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड इसकी डबल क्या हो रही है, 20% से घट रही है। या जितना इसमें हो रहा है उतना ही ये 10% इसमें ही चेंज आ रहा है। समझ रहे हो बात? इलास्टिसिटी क्या नापता है? फ्लेक्सिबिलिटी नापता है कंपैरिजन में। ये तो हो गया प्राइस को लेके। सेम किसको लेके हो सकता है? इनकम को लेके हो सकता है कि भाई इनकम अगर 10% बढ़ती है तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कितने परसेंट बढ़ेगी। हमने कहा ये भी 10% बढ़ेगी, मतलब जितना इनकम में चेंज उतना डिमांड में चेंज। तो डिमांड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको नापते हैं, उसको बोलते हैं क्या? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अब देखिए, द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, की जो डिमांड है वो कितने डिग्री रेस्पॉन्सिव है टू द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो डिटरमाइन करते हैं किसको? डिमांड को। जो निर्धारित करने वाले फैक्टर्स है, डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स है, उनमें चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज करते हैं बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस, फिर इनकम, फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस। तो सुनिए, अब इन सब में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। इसमें अगर 10% है तो इसमें कितने परसेंट है। यही क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। ओके, ये 3 तरह की होती है इलास्टिसिटी। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कितना चेंज आया। दूसरी होती है इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के कंपैरिजन में डिमांड में कितना परिवर्तन आ रहा है। और तीसरी होती है क्रॉस इलास्टिसिटी, कि एक प्रोडक्ट की प्राइस दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे कितना प्रभाव डाल रही है। कि चाय की प्राइस अगर कम हुई तो हमारी कॉफी के डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो 3 तरह की होती है इलास्टिसिटी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। किसके ऊपर? प्राइस इलास्टिसिटी। पढ़िए जरा, द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस किसकी? क्वांटिटी डिमांडेड की। किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन में, कि प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ओके, वहीं इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर? प्राइस इलास्टिसिटी। अब देखिए, समझिएगा, समझिएगा बात को। हम ये जानते हैं क्या? लॉ ऑफ डिमांड को जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है?
इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? अब समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता चला कि 10% प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड में कितना 20% का चेंज आ रहा है। प्राइस कितने से चेंज हुई, 10% से, तो डिमांड में कितना आ रहा है, 20% का चेंज आ रहा है। अब मैंने चेंज बोला है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला है, समझिएगा। प्राइस में 10% का चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आया, 20% का चेंज आया, मतलब डबल। तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी है कितनी, 2 टाइम्स। कितनी है, 2 है इलास्टिसिटी। अब समझिएगा, यहां प्लस माइनस को छोड़ना है आपको। कैसे? सिर्फ ये बात करेंगे 10% चेंज आ रहा है तो डिमांड में 20% चेंज आ रहा है। अब आपसे एग्जैक्टली पूछ लिया जाए, हमें पता चल गया इलास्टिसिटी कितनी है, 2। आपसे एग्जैक्ट पूछ लिया जाए कि भाई प्राइस अगर हम 7% इंक्रीज करते हैं तो बताओ डिमांड पे कितना, तो हमें पता है इलास्टिसिटी कितनी है, 2 गुना है। तो इसमें 7%, तो इसमें कितना आएगा फर्क, 14%। प्राइस 10% 7% इंक्रीज हो रही है, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। वहीं आपसे पूछ लिया जाए प्राइस जो है 10% से हमने क्या कर दी, कम कर दी, बताओ डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है इलास्टिसिटी कितनी है इस प्रोडक्ट की, 2 टाइम्स। तो प्राइस में 10 आया तो इसमें 20% का परिवर्तन आएगा। प्राइस कम की है, अच्छा, तो डिमांड जाहिर सी बात है क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ आई? लॉ ऑफ डिमांड तो यहां भी काम करेगा, एज इट इज काम करेगा, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो इलास्टिसिटी है ये अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे अगर जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस 10% तो ये भी 10%, ये 20% तो ये भी 20%। ओके, चेंज की बात कर रहा हूं। मान लो ये 20 बढ़ रहा है तो ये 20 क्या होगा, घटेगा, ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। ओके, वो आप जानते हो। तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी जब क्या हो, एक हो, एक का मतलब जितना इसमें चेंज उतना ही उसमें चेंज। अगर इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में उससे ज्यादा चेंज होगा, जितना प्राइस में होगा डिमांड में उससे ज्यादा, मोर देन 1। मतलब अगर इसमें 10% चेंज आ रहा है तो इसमें 10 से ज्यादा, 15, 20, 30 कितना भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोर देन 1, और इसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इसको क्या बोला, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी मतलब बराबर इलास्टिक। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, मतलब एक से ज्यादा, जितना प्राइस में आएगा उससे ज्यादा किस में आएगा, डिमांड। तीसरी होती है इन इलास्टिक, जितना प्राइस में आ रहा है चेंज उससे कम किस में आ रहा है, डिमांड में आ रहा है। मान लो प्राइस अगर 10% से, तो ये 2, 3, 5, 10 से कम फर्क आ रहा है किसमें, डिमांड। तो इसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि ये कम इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, लेस देन 1। अगर 0 है, 0 मतलब प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए डिमांड में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, डिमांड में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक। और प्राइस में अगर हल्का सा चेंज आए और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, यानी इनफाइनेट, यानी इनफाइनेट। ये 5 डिग्री होती है किसकी, इलास्टिसिटी की, 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। पहली डिग्री क्या बताओ, 1 का मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। मोर देन 1 का मतलब जितना प्राइस में चेंज उससे ज्यादा किस में चेंज आएगा, डिमांड में। लेस देन 1 मतलब प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा लेकिन डिमांड में उसके कंपैरिजन में कम फर्क पड़ेगा। फिर इनफाइनेट का मतलब प्राइस में हल्का सा चेंज आया,
डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, घट जाएगी। जीरो का मतलब प्राइस में चेंज आ जाए, डिमांड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी आपको ध्यान होनी चाहिए। कल कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। एक बार इस यहाँ तक जो चैप्टर पढ़ा है कृपया इसे वापस जरूर देखें, आज ही देखें, अभी देखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।